डियर स्टूडेंट, आज हम लोग साउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर साउंड जो ध्वनि होता है, ध्वनि एक तरह का कंपन है या विक्षोभ होता है जो माध्यम में आगे बढ़ता है। साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के साउंड नहीं गतिशील होता है। इसके लिए सबसे पहले इसका एक प्रयोग किया गया इसमें कि कहीं पर जैसे मान लेते हैं एक कोई ये शीशे का जार है और इस शीशे के जार में एक चूसक पंप लगा दिया जाता है। चूसक पंप का कार्य क्या होता है, और इसी में एक घंटी लगा दी जाती है। अब जैसे ये बेल है, अब मान लेते हैं इसमें हमने एक घंटी लगा दिया, यहाँ पर एक सेल लगा दिए और इसको जब हम यहाँ एक कुंजी जोड़ देते हैं और इस घंटी को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमको बाहर एक साउंड सुनाई देती है। इसका जो कंपन करेगा, ये साउंड के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसमें एक कंपन होगा, जिसके कारण हम शीशे पे अगर हाथ रखते हैं तो हमको उसकी कंपन जो है पता चलता है। धीरे धीरे यदि हम इस एयर को इस चूसक पंप के द्वारा बाहर निकालें तो चूसक पंप के द्वारा यदि हम एयर को बाहर निकालते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि इसमें ध्वनि की तीव्रता घटने लगती है और एक समय ऐसा होता है जब इसमें से सारे एयर निकल जाते हैं, सभी एयर को निकाल दिया जाता है तो हमको ध्वनि सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि वास्तव में जो है जैसे और तमाम उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई स्वरित्र है। स्वरित्र क्या होता है, ये एक स्टील का बना होता है और इसमें पकड़ने के लिए नीचे हत्था लगा होता है। जब इसको हम ठोकर देते हैं तो जैसे ही इसके चारों तरफ एयर है, मान लेते हैं इसके चारों तरफ एयर भरा हुआ है, तो एयर में जैसे ये जब वाइब्रेट करता है, करता है मतलब कंपन करता है। और कंपन करने का मतलब क्या होता है, कंपन करता है जब कोई कण तो उसको हम आवृत्ति कहेंगे। कैसे, एक सेकंड में जितने कंपन पूरा करता है। तो एक सेकंड में जो कंपन होता है कुछ इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पर ये आधा और आधा। तो जैसे कोई कंपन करने वाली वस्तु है, इसी स्वरित्र को ही देख लेते हैं या ब्लेड ले लेते हैं, कोई ब्लेड। अब ब्लेड है जैसे मान लेते हैं कहीं, या इसका एक सिरा हम दृढ़ आधार से बांध दिए हैं, तो यहाँ पर इसको अगर हम नीचे खींच कर छोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से गति करता है इसी के बीच में। तो पहले मान लेते हैं यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ चला आया, तो इसको हम कहेंगे एक कंपन। ओके, यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, ये आपका क्या हो गया, एक कंपन। एक कंपन होता है। और कंपन जो होता है मतलब 10 सेकंड जितने कंपन पूरा करता है उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, याद रखिए इसमें आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ओके, तो अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एक स्वरित्र है, तो स्वरित्र में इसको जैसे हमने ठोकर दिया, तो ठोकर देंगे तो यहाँ पर हम बल लगाएंगे, तो बल के द्वारा इसमें एनर्जी जाएगी, सॉरी यहाँ पर इसको हम ऊर्जा देंगे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इसको जब हम ऊर्जा दे रहे हैं, तो जब ऊर्जा दे रहे हैं तो ये वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट जब इस तरह से करेगा तो यहाँ पे एयर जो होता है वो एयर के पार्टिकल भी कंपन करने लगते हैं। तो एयर के जब पार्टिकल कंपन करने लगते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं साउंड उत्पन्न हो गया। तो साउंड आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ बिंदुओं पर एयर जो होता है वो पास पास होते हैं, कुछ बिंदुओं पर दूर दूर हो जाते हैं। तो जिन बिंदुओं पर पास पास होते हैं उसे हम संपीडन कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर वायु के कण दूर हो जाते हैं उसे विरलन कहते हैं। विरलन का मतलब जहाँ पे कण दूर दूर होते हैं उसे हम विरलन कहेंगे, और जहाँ पे कण बहुत पास पास होते हैं उसे संपीडन कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जो है साउंड। तो साउंड इसी तरह से उत्पन्न होता है, या किसी लोहे के टुकड़े पर जब हम जोर से प्रहार करते हैं, उस पर ठोकर मारते हैं, तब भी हमको साउंड उत्पन्न होता है। उसके भी पार्टिकल जो है कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण हमको वह सुनाई देता है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि एक तरह का विक्षोभ या कंपन होता है। ध्वनि एक तरह का विक्षोभ या कंपन है जिसको हम सुनते हैं, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्वनि को आवृत्ति के रेंज में इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अवश्रव तरंग,
दूसरा श्रव्य तरंग और तीसरा पराश्रव्य तरंग में बनाया गया है। 1 से 20 हर्ट्ज यानी प्रति सेकंड अगर 1 से लेकर 20 हर्ट्ज का कंपन करता है, 1 से 20 हर्ट्ज का कंपन करेगा तो उसे अवश्रव्य तरंग कहेंगे, और 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का जो कंपन होता है उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। इसी तरंग को हम बहुत आसानी से सुन सकते हैं, इसी तरंग को हम बहुत आसानी से सुन सकते हैं। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का जो कंपन होता है उसी के लिए हमारा कान जो है सुग्राही होता है। पराश्रव्य तरंग क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से जैसे ही कंपन हम अधिक उत्पन्न करेंगे इसको हम नहीं सुन सकते हैं, और ना 1 से 20 हर्ट्ज तक की तरंग को हम सुन सकते हैं। तो ये दोनों हम नहीं सुन सकते हैं, इसमें केवल से हमारा कान इसी तरंग के लिए सुग्राही है, इसी हर्ट्ज के लिए 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की तरंग को हम आसानी से सुन सकते हैं, यानी जो कंपन होता है। तो अब यहाँ पर परावर्तन, तो परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन भी होता है। जैसे मान लेते हैं साउंड यहाँ से आ रही है और यहाँ पर कोई दीवार है या कोई अवरोधक है, तो अवरोधक से टकरा कर ये पुनः वापस हो जाती है, इसको हम कहते हैं परावर्तन। तो ध्वनि का भी परावर्तन होता है, ध्वनि का भी परावर्तन होता है। तो इसमें जैसे ये दिया गया है, गैंडा, गैंडा एक जंतु है जो 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि को उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। ओके, व्हेल मछली, हाथी आदि जो है अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ओके, कुछ जंतु ऐसे पाए जाते हैं जो पराश्रव्य ध्वनि, यहाँ पर अवश्रव्य ध्वनि जो होती है, अवश्रव्य ध्वनि को जो है पहचान लेते हैं, जिससे वो भूकंप, जब भूकंप आता है तो उसका आहट जो है इन जानवरों को हो जाता है, जो वो अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति को पहचान जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ऐसे उदाहरण हैं। चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करता है अपने जीभ से, वह जीभ को वाइब्रेट कराता है, जिसके कारण उसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगें उत्पन्न करता है, और दूसरी वस्तु से, जहाँ पे कोई वस्तु है उससे टकराकर पुनः जब आता है तो उसको अपने, जैसे मान लेते हैं शिकार, यानी कोई जंतु है, छोटा जंतु है, कीट है, जिसको वो खाना चाहता है, तो जब वह पराश्रव्य ध्वनि छोड़ेगा, यहाँ से पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है, तो उससे टकराकर जो ध्वनि पराश्रव्य तरंगें आती हैं तो उससे उसको पता चल जाता है कि कितनी डिस्टेंस पर वो है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कान, यहाँ पर श्रवण सहायक युक्त, यहाँ पर एक होता है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, अगर वो सुन नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्या होता है, कान में क्या लगाया जाता है, तो जैसे कोई व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है तो जब नहीं सुन पाता है तो उसके लिए हम ये यहाँ पर ये 4 या 1 2 3 स्टेप में इसको बनाया जाता है। आइए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले माइक्रोफोन लगा होता है। तो माइक्रोफोन होता है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से साउंड उत्पन्न कर रहा है तो साउंड जो है ये क्या करता है, माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि को विद्युत सिग्नल में बदलता है। ओके, तो ध्वनि को एक किस में बदलता है, माइक्रोफोन विद्युत सिग्नल में बदलता है, और एम्पलीफायर का काम होता है इसी तरंग को बड़े पावर में बनाना, जैसे 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक बनाना, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। उन्हीं इस तरंग को जो है वो बढ़ाकर 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का बनाता है। उसी के बीच में हम जो सुनते हैं उसी के रेंज का जो है ये एम्पलीफायर लगाया जाता है, और इसी के बाद जो है, इसके बाद ये स्पीकर पर लगाता है। तो स्पीकर जो है इस साउंड को कान के डायाफ्राम पर भेजता है, तो उस पर जब डायाफ्राम पर भेजता है तो आदमी जो है बहुत आसानी से सुन लेता है। तो ये एक यंत्र बनाया गया है श्रवण सहायक युक्ति, तो जिसमें जो कोई व्यक्ति अगर सुन नहीं सकता है तो उसके कान में ये यंत्र लगा दिया जाता है। ओके, अब आइए देखिए यहाँ से मेगाफोन लाउड स्पीकर जो होता है ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है और बहुत दूर तक जो है साउंड को भेजता है। अब जैसे ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं जैसे एक स्पीकर लगा हुआ है, तो ये जब साउंड उत्पन्न करता है तो यहाँ से टकरा कर जो है ये बहुत दूर तक चला जाता है, जिसके कारण बहुत दूरी तक आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर एक
ये भी बना हुआ है स्टेथोस्कोप, ये हार्ट, यानी जिसको हम आला भी कहते हैं, आला, जिसको आला कहते हैं, डॉक्टर इसको लगाए रखते हैं, डॉक्टर इसको लगाए रहते हैं। तो जिसकी सहायता से हम हार्ट यानी हार्ट के कंपन को पहचानते हैं। तो ये जैसे ये इस तरह से बना होता है ऐसे, और ये कान में लगाया जाता है यहाँ पर दोनों, और यहाँ पर एक गोल बना होता है जिसमें एक पत्ती लगी होती है। तो जैसे ही इसको हम हार्ट पे रखते हैं तो हार्ट का जो कंपन होता है जैसे ही इस पर ठोकर देता है, यहाँ से साउंड आती है और हमको आसानी से सुनाई देती है। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने किसी हार्ट के कंपन को ज्ञात कर लेते हैं, कितना कंपन हो रहा है। ओके, अब आइए देखिए, यहाँ पर एक होता है इकोडियोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, इसी जो है ये भी जो है यहाँ से हार्ट का जो है हार्ट के कंपन का प्रतिबिंब बनाया जाता है। हार्ट का जो कंपन होता है उस कंपन का जो है ये प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिसके हम कहते हैं प्राध्वनिक या प्रस्रव तरंगों पर आधारित है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और जैसे ही हार्ट पे वो पड़ता है उससे टकरा कर जो आती है वेव, उसका इमेज बनाता है, ठीक है, जिसी को हम ईसीजी कहते हैं। यहाँ पर सोनार जो बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई जहाज है, पानी की जहाज है और ये चल रही है, तो पानी की जहाज जो होती है यहाँ से, जैसे मान लेते हैं ये चल रही है, अब यहाँ से कोई साउंड अगर कोई जल में भेज रहा है, मान लेते हैं जैसे कोई यहाँ पर अवरोधक है या कहीं भी है, यहाँ तक मान लेते हैं, तो जैसे ये आएगा यहाँ से टकरा कर पुनः ये जाके यहाँ पर इसको साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो जब यहाँ से आई और इस अवरोधक से टकरा कर पुनः यहाँ तक आया, तो अगर हम मान लेते हैं ये डी दूरी पर है, यहाँ से जहाज से जो ध्वनि छोड़ा गया उसको डी दूरी तय किया, यहाँ तक आने में पुनः यहाँ तक पहुँचने में डी दूरी लेगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं जैसे ध्वनि की चाल v मान लेते हैं, और इसको आने में लगा टोटल समय, यहाँ से आने में और यहाँ तक जाने में लगा टोटल समय कितना है, t मान लेते हैं। तो यहाँ पर दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर समय गुणे चाल, समय गुणे क्या होता है, चाल। यहाँ ध्वनि की चाल होगी तो दूरी हो जाएगी 2d, कितनी दूरी तय किया 2d, तो d इधर से और d इधर से, तो 2d हो जाएगा, और समय कितना लगा t, और ध्वनि की स्पीड कितनी है v। तो ये भी एक फार्मूला है, इसकी सहायता से हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। अगर दूरी दिया हुआ है, समय दी, यहाँ से ज्ञात कर लें हम, तो कितना समय तक ये तरंग चली और पुनः आकर यहाँ पर पहुँची। तो इसके लिए हम एक महत्वपूर्ण फार्मूला लगा देते हैं, और आप यहाँ से चाल भी ज्ञात कर सकते हैं, ध्वनि की चाल कितनी है, तो 2d/t समय और टोटल डिस्टेंस पता है, तो आप यहाँ से तरंग की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं, तरंग कितनी चाल से जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ये सब यंत्र बनाए गए हैं जिसका उपयोग ध्वनि का बहुत ज़्यादा उपयोग है। चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ जैसे आपको बताया गया, वहाँ पर मच्छर होते हैं, छोटे मच्छर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पराध्वनि यानी जो यहाँ पर प्रस्रव तरंग को मच्छर जो है सुनता, मतलब वो पहचान लेता है मच्छर, और जिसके कारण वो भागने लगते हैं घरों से,